नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश पाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल द इंडियन स्टडी में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं, अच्छे लेवल के लिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले कई वर्षों से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए भी ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, जीव विज्ञान से रिलेटेड हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपके लिए चार्ल्स डार्विन, दूसरा है लिनियस, तीसरा अरस्तु और चौथा है मेंडल। तो आपको बताना है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एक टेस्ट सीरीज की तरह भी लगा सकते हैं और आप काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर सही है, आपको कहाँ तैयारी करने की ज़रूरत है और कहाँ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अरस्तु को। ठीक है फ्रेंड्स, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय था वो अरस्तु को ही जाता है। और अरस्तु ने इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, खास तौर से जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन किया है ना। इसीलिए जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान का भौतिक आधार क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चनों पे कि जीव विज्ञान का भौतिक आधार क्या है। ऑप्शन नंबर पहला जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया या जीव द्रव्य। तो जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो आपको यहाँ याद रखना है कि जो जीवन का भौतिक आधार है वो क्या है? जीव द्रव्य। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अच्छा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? और कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है और लगभग सभी को इसका आंसर भी पता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अभी तक क्या आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लिक हो गई होगी कि कोशिका का पिता किसे कहा जाता है, कोशिका की खोज किसने की, कब की, है ना। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लिक हो गई होगी। तो आपको आंसर करना है कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। ऑप्शन आपके लिए स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, सॉन या फिर डार्विन। तो फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज, अगर हम सन की बात करें तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी। और एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री, आपको याद रखना है। और इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था और उसकी एक पतली कांट में सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के एक छत्ते जैसी आकृति में देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैं बात आपसे पूछूं कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें इन्होंने इसका अध्ययन किया है, तो पुस्तक का नाम क्या है? तो जो उनकी बुक है, जो पुस्तक है, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है फ्रेंड्स, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में इन्होंने इन सब बातों को प्रकाशित किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आंसर करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामों में पूछे गए और आप ओवर कॉन्फिडेंस होके अधिकतर ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं ना। तो आप एकदम सतर्क बैठिएगा। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की और इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, पहले क्या कहते थे, तो इन सब क्वेश्चनों पे हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम खोज की बात करें तो सबसे पहले इनकी जो खोज थी वो रिचर्ड अल्टमान ने की थी। किसने की थी? रिचर्ड अल्टमान ने ही कर दी थी, है ना। अब कब करी थी? तो इन्होंने 1890 ईस्वी में इसकी खोज कर दी थी। कब कर दी थी?
1890 ईस्वी में रिचर्ड अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर दी थी, लेकिन इसे सबसे पहले जो 1890 में नामकरण जो हुआ था इसका था बायोब्लास्ट। क्या था? बायोब्लास्ट। लेकिन बेंडा नामक एक व्यक्ति ने 1897-98 में, कब? 1897-98 में इसका नामकरण किया और फिर क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको बताना है कि कोशिका का शक्ति केंद्र या ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। 1890 में सबसे पहले अल्टमान ने इसकी खोज कर दी थी, लेकिन पहले क्या कहा जाता था? बायोब्लास्ट। और 1897-98 ईस्वी में बेंडा ने नामकरण किया और क्या नाम रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है। मैं रुकता हूं, आप आंसर कीजिए। ऑप्शन देखिए, कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंड्रियोल या ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ये कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? तो ये सभी। कोशिका भित्ति भी करती है, पर्णहरित भी और सेंट्रियोल भी करती है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, ये सभी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाती है? किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइड बैग कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है आपके लिए राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका या सेंट्रोसोम। इजी क्वेश्चन है, सबसे बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ठीक है, कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है डी डवे ने। किसने की थी? डी डवे ने। और कब की थी? तो 1958 ईस्वी को की थी। कब की थी फ्रेंड्स? 1958 ईस्वी को। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम की। लाइसोसोम की खोज कब हुई थी? 1958 में। और किसने करी थी? तो डी डवे ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां। अच्छा क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पढ़ने में भी आया और कई बार एग्जामों में पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन या अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करना। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करना। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर करेक्ट है। अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है? तो डीएनए। और डीएनए का ही प्रमुख कार्य है कि इन सब क्रियाओं का संचालन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में या राइबोसोम में। तो आपको बताना है कि आरएनए कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव में। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? लेमार्क, डार्विन, मेंडल या अरस्तु को। ठीक है फ्रेंड्स, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल को। ठीक है फ्रेंड्स, अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? तो मेंडल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वां। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 47, 56 या 57? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 46 होती है, 46। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं? मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं? वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम या ये सभी? मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग मतलब जो जन्म पीढ़ी से चलते आए, पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोग चलते आते हैं उन्हें हम अनुवांशिकता रोग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वर्णांधता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम जो है मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों करेक्ट है, इसलिए ये सभी। और ये सभी से मतलब ये नहीं, आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर एक कोई भी हो सकता था जो नहीं था और यहाँ पूछा जा सकता था आपसे कि इसमें से कौन सा नहीं है, कोई भी एक नाम दे दिया जाता। इसलिए आपको एक पता होना चाहिए कि कौन से अनुवांशिकी रोग है ना। तो तीनों नाम तो आपको याद होने चाहिए। पहला वर्णांधता भी सही है, हीमोफीलिया भी और टर्नल सिंड्रोम भी। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा। 13वें नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लड़का पैदा होगा जब। आपको गुणसूत्र बताना है, एक्स एक्स गुणसूत्र से, वाई वाई गुणसूत्र से, या एक्स वाई गुणसूत्र से, या एक्स 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 गुणसूत्र से। ठीक है फ्रेंड, तो लड़का कब पैदा होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्स वाई गुणसूत्र से लड़का पैदा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स माता गुणसूत्र और वाई पिता के, तो इससे क्या होगा? लड़का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन, आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता, या रक्त ही नहीं बनता, या रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। तो आपको आंसर करना है। तो फ्रेंड्स, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में हमेशा रक्त बहना बंद नहीं होता है। होता है ना, रक्त बहना बंद नहीं होता है। कहीं भी आपको चोट लगी है, कट गया है हाथ, या कहीं से आप ब्लड निकलते जा रहा है, तो वो ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है ना, ब्लड बहते ही रहता है। तो ये कौन से रोग से ग्रस्त व्यक्ति के कारण होता है? तो हीमोफीलिया रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होती है उनका थक्का नहीं बनता, ब्लड का थक्का नहीं बनता है, ब्लड लगातार बहते रहता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि रक्त का बहना बंद नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह अनुवांशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जीन के बारे में कौन से कथन सही है? तो जीन के बारे में डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, सही है। यह अनुवांशिकी इकाई है, बिल्कुल सही है। और गुणसूत्र में उपस्थित रहता है, यह भी सही है। इसलिए यहाँ पर तीनों आंसर सही है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और इससे दमदार क्वेश्चन देखिए। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस, वाटसन, हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट ब्राउन? आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। जीन का सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर का, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन का नाम क्या है? या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आपके लिए चार्ल्स डार्विन, दूसरा लैमार्क, तीसरा अरस्तु, और चौथा है हरगोविंद खुराना। आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। अब अगर चार्ल्स डार्विन की अगर बात आई है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इनसे इनकी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? सबको पता होना चाहिए, और कई बार आपने पढ़ी भी है। जब भी आप जीव विज्ञान स्टार्ट करते होंगे तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन से मिला होगा आपको कि चार्ल्स डार्विन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज।
अब अगर हम आपसे पूछे कि इसका हिंदी में इसका नाम क्या है, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लगभग सभी लोगों को पता है, चार्ल्स डार्विन की बुक है, लेकिन इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि इस पुस्तक को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो इस पुस्तक को हिंदी में कहा जाता है जीव जाति का उद्भव। क्या? जीव जाति का उद्भव। ये हिंदी वर्ड आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज या जीव जाति का उद्भव। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, किस पौधे का चयन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मटर के पौधे का किया था, इसलिए आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? लाल पीला, हरा पीला, लाल नीला या लाल हरा? एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा रंग की। जो एक वर्णांध व्यक्ति है वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस संघ के जंतुओं को जीवद्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, किस संघ के जंतु को जीवद्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेडा या फिर आर्थ्रोपोडा? आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ है उसे ही हम जीवद्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21वां। एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? एक कोशिकीय जंतु अमीबा और यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? अब ये जो 4 ऑप्शन दिए एक संघ के नाम है, आपको बताना है कि अमीबा और यूग्लिना को किस संघ में रखते हैं? पोरीफेरा, सिलेंट्रेडा, एम्फीबिया या प्रोटोजोआ? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो अमीबा और यूग्लिना को किस संघ के साथ रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ संघ के साथ रखा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? त्वचा, क्लोम, फेफड़ा या इन तीनों से उपरोक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा इन तीनों से, यानी उपरोक्त सभी आपका आंसर है। मेंढक में श्वसन किस अंग से होता है? तो त्वचा से भी होता है, क्लोम से भी होता है और फेफड़ों से भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23वां। वास्तविक मछली कौन सी है? वास्तविक मछली कौन सी है? स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, हिपोकैम्पस, सिकम्बर? तो वास्तविक मछली कौन सी है? आंसर कीजिए थोड़ा जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा हिपोकैम्पस। वास्तविक मछली कौन सी है? तो हिपोकैम्पस वास्तविक मछली है। अगला क्वेश्चन है 24वें नंबर का। मेंढक किस वर्ग का जंतु है? मेंढक किस वर्ग का जंतु है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबिया वर्ग का। मेंढक किस वर्ग का जंतु है? तो एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। अगला क्वेश्चन है 25वें नंबर का। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कोष्ठ का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? तो 4 कोष्ठ का होता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।